आपका एक था कि श्योर शॉट सीरीज है, उसमें मैं सब्सक्राइब्ड हूँ आपके चैनल से क्योंकि हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज हमारे साथ है रौनक दास, ऑल इंडिया रैंक 95 इन द CSI नेट दिसंबर एग्जामिनेशन। रौनक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन माय चैनल, ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड हम चाहते हैं कि आपसे जो भी हमें इनपुट्स मिलेंगे, जो एडवाइजेस मिलेंगी, वो बच्चों के, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रौनक। थैंक यू मैम। ओके, तो रौनक, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दे स्पेसिफिकली दे टेक बायोलॉजी इन दी क्लास 11th और 12th क्योंकि उनको नीट करना होता है, या फिर बहुत कम बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमको रिसर्च में जाना है इसलिए हम बायोलॉजी लेंगे। तो एग्जैक्टली जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे हाउ वाज इट, कैसी थी वो जर्नी, सब कुछ के बारे में हमें बताओ। हाँ, मैं वैसे मेरा भी वैसा ही स्टार्टिंग हुआ था। मैं नॉर्मली मैं अच्छा था बायोलॉजी में बहुत पहले से। तो उसी के कारण 11-12 में मेरे को पसंद था इसीलिए बायोलॉजी लिया था। पर वो एक अंदर-अंदर वो रहता है कि अगर बायोलॉजी परस्यू कर रहे हैं तो कोई नीट में फाइनली जाएगा। और मेरा वैसा कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं था। लेटर हाफ ऑफ 12th में उतना इंटरेस्ट नहीं था। दिया था मैंने नीट और मेरा एक ही अटेम्प्ट था, मतलब 12th के साथ ही दिया था और उसमें अच्छा खासा हो गया था, पर उतना अच्छा नहीं हुआ था। मेरा उतना मन भी नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ था। उसके बाद मेरा उतना मतलब मेरा कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी। मैं बीएससी और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया हूँ। उसमें भी उतना मन नहीं था, कुछ और चीज करना था। पर जो भी हो, कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी में आ गए हम और वहां से स्टार्ट हुआ। और जो चीजें रहता है बच्चों के दिमाग में कि उन लोग को एक एक ब्रांड का एक चीज चाहिए होता है। और जैसे आईआईटी जी हो गया, जेई हो गया या आईआईटी जैम। उसके बाद एमएससी में जब बीएससी में जब मैं पढ़ता था उस समय लोगों को जैम चाहिए था। फिर उसके बाद जब मैं एमएससी में एडमिशन लिया, उसके बाद सुना कि नेट का भी एक है, मतलब लोगों को नेट करना है। इसमें से 95% बच्चे होते हैं कि उन लोग को बस पीयर प्रेशर में देना होता है कि वो दोस्त दे रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ। उन लोग को उतना ना स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी कर पाते, वैसे सोचते भी नहीं है प्रेशर में। और ये हर समय पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होता है, ये खुद के अंदर भी डेवलप होता है। 11-12 में शायद पेरेंट्स का हो, पर उसके बाद नहीं होता है ज्यादा। उसके बाद उसके अंदर ही वो रहता है कि नीट देना है, नेट देना है, नीट देना है, वो भी है, जो भी देना है उसके अंदर दिमाग में अंदर चलता है कि यहाँ पहुंचना है, पर करना क्या है उसके लिए वो पुश नहीं रहता। मेरे में तो बिल्कुल नहीं था, पीएचडी मेरे को करना ही नहीं था। पर एमएससी फाइनल ईयर जब मैंने स्टार्ट किया, तब कुछ चीजें हुआ। जैसे मेरा मतलब एमएससी फाइनल ईयर में मैं अपने कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद सारे प्रोफेसर और सब लोग बोल रहे थे कि यू वी शुड सी यू एज अ रिसर्चर। तो मैंने कंसिडर किया अपना डिसीजन को कि मैं देख सकता हूँ वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट। और वहां से ही नेट का चालू हुआ। पर फॉर्म में तो जून के लिए बहुत पहले फिलअप कर दिया था, पर कुछ प्रिपेयर नहीं किया तब क्योंकि मेरा फाइनल्स था तब। कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। और जैसे मैं पहले भी बोला हूँ कि 5th ऑफ जून मैंने आप ही का वीडियो देख के फॉर्मेट पता लगाया था। पार्ट ए में, अच्छा पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते, 15 करने होते, पार्ट बी में इतना करने होता है। और 6 जून जाके नेगेटिव मार्किंग का उतना मेरे को वो पता ही नहीं था। मतलब किसी ने बोला था, पता ही नहीं था। मैंने सारा क्वेश्चन 200 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया था, इसीलिए मतलब उतना प्रिपेयर भी नहीं था। पर मेरा एग्जाम अच्छा गया था। तो मेरे को पहले से ही एक चैलेंज मेरे को चाहिए कहीं किसी भी चीज में। इसमें भी एक चैलेंज दिखा कि देयर आर सेट ऑफ पीपल हु हैव सेट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर इज अ चैलेंज कि if you are eligible enough you will be able to solve these if you have studied enough, if you know, then it's like a challenge. For me it was challenge back then when I was solving the paper in the examination hall on 6th. पर एग्जाम अच्छा गया क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया मैंने, क्योंकि तब मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा था, तभी फाइनल देके निकला था तो हो गया मेरा।
पर ऑब्वियसली इतना नेगेटिव अगर किसी का हो जाता है, सारा अगर कोई अटेम्प्ट करके आता है तो उसका अच्छा नहीं होता है। पर फिर भी मेरा एलएस हो गया था ऑल इंडिया रैंक 38 में। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, अंदर है, पोटेंशियल है, और मेरे अंदर वो टारगेट भी सेट हो गया। वो ब्रांड का टारगेट नहीं था, इधर पीएचडी करना है, आईआईटीज में जाना है, उसका टारगेट नहीं था। टारगेट सिर्फ इतना ही था कि कोई मुझे आके बोल रहा है कि एक पेपर होता है नेट का, जिसमें अगर आपको 120 के नीचे रैंक आता है या अच्छा रैंक आता है आपका, तो फिर आईआईटीज में एडमिशन हो सकता है। और ये इस बायोलॉजी फील्ड में सबसे ऊपर रहता है एग्जाम। इससे डिफिकल्ट कोई एग्जाम नहीं होता है। और ये चैलेंज था कि ये अगर मैं सच में अच्छा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि तब सब लोग बोल रहे थे कि मेरा बीएससी में भी यूनिवर्सिटी रैंक था, फर्स्ट नहीं था पर रैंक था। उसके बाद एमएससी में भी फर्स्ट हुआ था। तो अगर मैं सच में अच्छा हूँ तो शायद मैं ये कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो ये नहीं कर पाऊंगा। यही था मेरा स्टार्टिंग। और यहाँ से ही मैं मतलब आफ्टर 31 जुलाई को शायद हम लोग का रिजल्ट निकला था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं प्रिपेयर करूंगा। यहीं से नेट का प्रिपरेशन का जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट हुआ। ग्रेट, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऑनेस्टी, अगेन ऑनेस्ट आंसर। और यही ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उन लोग को बहुत बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि मतलब अगेन तुमने जैसे बोला पीयर प्रेशर, ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो कि है बहुत एविडेंटली प्रेजेंट है सोसाइटी में, माइंडसेट्स में। एंड दे रहे होते हैं उस पीयर प्रेशर में बच्चे एग्जामिनेशंस, बिना ये पता किए कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली। तो लेकिन ठीक है, मतलब अल्टीमेटली यू नो योर गोल एंड यू आर सॉर्टेड, दैट इज़ ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा बेटा रौनक, कि फॉर एग्जाम्पल नाउ यू थॉट कि हाँ ठीक है भैया, प्रिपरेशन करना है। तो हाउ वाज लाइक व्हाट वाज द थिंग्स जो तुमने सबसे पहले माइंड में अपने सॉर्ट किया कि मुझे ये सोर्सेज से पढ़ना है, मुझे ये बुक्स फॉलो, जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, या फिर जो लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, तो एग्जैक्टली क्या क्या सोर्सेज तुमने रेफर किए थे, वो हमें ज़रूर बताओ। ये डिसीजन के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था पीवाईक्यूज देखना। सॉल्व कर ही नहीं पाता है कोई अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है। वैसा सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो और यूनिट्स पता लगते, 13 यूनिट होता है, उतना भी पता नहीं था पिछला एग्जाम में। तो 13 यूनिट्स मेरे को वो क्लियर पिक्चर आ गया कि इसमें कौन कौन से मेरे को आते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री मेरे को अच्छा लगता था, उतना आता आता था, पर मतलब हम लोग का बायोकेमिस्ट्री जो होता है थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करना होता है, वो मेरे को पता था। बायोकेमिस्ट्री मेरे को अच्छा लगता था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं अच्छा था और अच्छा लगता था। सेल बायोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता था और अच्छा था। सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी सेम था, मेरा अच्छा था और अच्छा लगता था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब आया तो कुछ पता नहीं था। प्लांट फिजियोलॉजी कुछ पता नहीं था, और मैं डिसलाइक करता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में मैं बहुत अच्छा मार्क्स था बीएससी में, पर एनिमल फिजियोलॉजी में मैं वो पीवाईक्यूज देख के लगा कि ये अभी अगर मैं करने जाऊं तो नहीं होगा। उसके बाद जेनेटिक्स में मैं फिर से अच्छा था, और उसके बाद इकोलॉजी कुछ पता नहीं था, इवोल्यूशन कुछ पता नहीं था, ब्रेन बिहेवियर कुछ पता नहीं था, अप्लाइड बायोलॉजी पता था, और टेक्निक्स में 50% पता था, आरडीटी वाला पार्ट पता था, और बाकी बहुत सारा होता है वो नहीं पता था। ये था मेरा फाइनल मतलब मेरा एनालिसिस ये था। उसके बाद मैंने किया कि हर एक टॉप यूनिट को पकड़ के उसका स्टैंडर्ड बुक रेफर किया। और इसमें बहुत सच में कंफ्यूजन होता है कि सबको लगता है कि ये स्टैंडर्ड बुक मतलब पूरा पूरा लेनिंजर, मतलब पूरा लेनिंजर ये पढ़ डाला है। वैसा कुछ नहीं होता है। अगर पूरा लेनिंजर कोई पढ़ता है वो बहुत कम रैंक करेगा, रैंक ही नहीं होगा, उसका क्लियर नहीं होगा। तो ये पॉइंट है लेनिंजर में। जैसे मेरे पास मटेरियल नहीं था, मैंने कोचिंग नहीं लिया था, तो मेरा एक ही रास्ता था ऐसे करना। तो मैंने सिलेबस फॉलो किया, और सिलेबस में अगर अगर लेनिंजर का कोई मतलब किसी भी बुक का कोई अगर वो फर्स्ट कंटेंट्स देखता है, डिटेल कंटेंट्स जो रहता है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहां से कहां तक पढ़ना है। उसमें ही लग जाता है। उसमें लोग मेहनत नहीं करते कि कहां से कितना पढ़ना है। वो लोग अगर पढ़ते भी है तो पूरा पढ़ डालते, या नहीं पढ़ते, इतना बड़ा बुक नहीं पढ़ूंगा। ये दोनों में नहीं रह के मैंने ऐसे किया। ऐसे हर एक चीज को, हर एक यूनिट को मैंने पहले देख लिया कहाँ कहाँ मेरे को पढ़ना है। जो पढ़ा हुआ है वो भी पढ़ना है, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो तो अच्छे से पढ़ना ही है।
और फिर स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कोई पीवाईक्यूज नहीं किया, बहुत ही स्लो प्रिपरेशन हुआ, शायद 2 यूनिट्स हुआ उतना टाइम में, और स्लोली स्लोली, क्योंकि प्रेशर नहीं होता है तो मैं भी काम नहीं कर पाता हूँ, एग्जाम डेट अप्रोच हो रहा है, वो रियलाइजेशन नहीं होता है, सबको नहीं होता है, तो मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने स्लोली स्लोली हर एक चीज को तब मैं डेवलप किया कि मेरा जो नॉलेज है उसके ऊपर मैं बेस बनाया। जैसे बायोकेमिस्ट्री का लेनिंजर हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वाटसन हो गया। अभी वाटसन में भी तो पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ पूरा, किसी भी बुक में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। अगर अच्छे से कोई देखा मतलब, और भी एक डिफरेंस है, अगर एमएससी में आप मतलब अच्छा मार्क्स ला रहे हो, एमएससी में मैं टॉप किया था, तो मेरे को पता है कि एमएससी के लिए इतना पढ़ना होता है, क्योंकि उधर आपको आंसर्स लिखने हैं और इधर एमसीक्यूज है, इधर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अपने अंदर मतलब अपने अंदर ले लेना है कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर आप याद करने बैठो तो नहीं होगा, तो फिर कॉन्सेप्ट में पढ़ाई इजी हो जाता है और भी। True. और मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी आप देख भी चुके, इस बार तो क्वेश्चंस का पूरा बहुत कुछ बदल गया है, इस बार तो मर्ज क्वेश्चंस है टेक्निक्स के साथ, और अगर कोई याद करके आता है उसको मिलेगा भी नहीं जेआरएफ इस बार से, उसको अभी मिलने से कॉन्सेप्ट्स ही और टेक्निक्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से जानना होता है। तो अब वाटसन हो गया, सेल बायोलॉजी में कुछ मेम्ब्रेन का पार्ट एल्बर्ट से, फिर कूपर और कार्प से, कुछ सिग्नलिंग में कार्प और कूपर से, इम्यूनोलॉजी तो एक ही बुक है हम सब लोग का, कुबी, वहां से डेव बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ दिया, और यही 3 यूनिट्स है जो मैंने नहीं किया था, मैंने 10 यूनिट प्रिपेयर किया था, ये 3 को एब्सोल्युटली छुआ भी नहीं मैंने। गिलबर्ट अच्छा बुक होता है, मैंने सुना है और थोड़ा सा देखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत स्कोरिंग एरिया है, आप यहाँ से बहुत मार्क्स उठा सकते हो और आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, ये बात हमेशा आपको सुनाई जाएगी कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, ये तो कर ही लोगे। और मेरा एक प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है बहुत स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज अच्छे से नहीं मतलब वो नहीं सीखते, वो एमसीक्यूज नहीं होगा, वो आप तब लगेगा ये वाला एमसीक्यू तो आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपका सबसेट बहुत छोटा होता है अगर नॉलेज कम है, तो एक भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ एरिया से आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, और यही होगा एग्जाम में। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ प्रोवोकेशन मैंने छोड़ दिया था। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत स्कोरिंग होता है, इनफैक्ट आपने जो वीडियो बनाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक टॉपिक था जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपने रखा था कि प्लांट फिजियोलॉजी, तब भी मैंने टच नहीं किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये कर ही नहीं पाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट था और हमने देख भी लिया, वो है, बहुत क्वेश्चंस है, जो लोग बॉटनी से थे वो लोग को थोड़ा सा अपर एज मिला है इस पेपर में अकॉर्डिंग टू मी, पर मैंने वो प्रिपेयर करना ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं था प्रिपेयर। एक तो मैं डिसलाइक करता हूँ, दो है कि अगर वो मैं करना चाहता था तो मेरे अंदर जो डेडिकेशन है, एक चीज है, तो उसके लिए उसको लेके मैं 6 मंथ बैठ जाता, नहीं होता। और अगर हाफ कंप्लीट करके मैं छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि हर दिन हर समय मुझे यही लगता कि वो नहीं हुआ है अच्छे से। डेव और प्लांट के लिए एनिमल फिजियोलॉजी में तो अच्छा था, उसमें भी देख रहा था कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है कंपेयर टू अदर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू मी, चीजें होता है जेनेटिक्स में, सारा प्रैक्टिस कर दिया। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी तो सोचा था कि बहुत अच्छे से कर लूंगा पर नहीं हुआ, वो उतना अच्छा से नहीं होता है, और शायद वो तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्वेश्चंस कम आते हैं उधर से। और इकोलॉजी इवोल्यूशन से पर्टिकुलर बुक रेफर नहीं किया, पर कुछ कुछ बुक्स होते हैं, जैसे लाइफ साइंसेस का एक बुक है, वहां से मैंने इकोलॉजी वाला पार्ट किया, पर नहीं होता है, किसी भी बुक से कंप्लीटली नहीं होता है। स्टैंडर्ड बुक अगर आप नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। और इवोल्यूशन इकोलॉजी के लिए मैंने वैसे ही किया कि पढ़ लिया बुक में, बुक वाला पार्ट कॉन्साइज मटेरियल से, पर नहीं हुआ। पीवाईक्यू करते करते वो गैप्स कवर कर दिया कि पीवाईक्यू में अगर 23 साल में कुछ नहीं आ रहा है तो मतलब शायद वो ना आए, ऐसे कर लिया। और सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट टॉपिक्स टाइप करके आप जान सकते हो क्या है। अप्लाइड बायोलॉजी में तो मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, तो बहुत सारा पार्ट माइक्रोबायोलॉजी का रहता है, उसमें स्टैंडर्ड बुक से हो जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम वाला पार्ट भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, आरडीटी वाला पार्ट भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, पर मेथड जीरो, मेथड्स में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है एमएससी में। मेथड्स के लिए विल्किंसन वॉकर एक अच्छा बुक है, पर मैंने वहां से पढ़ा, पर जो किया था कि मैं जब सपोज लैम्बर्ट्स बियर लॉ, वो जब मैंने मतलब मैंने
एमएससी में पढ़ा था या बीएससी में पढ़ा था, तब मैंने नोट्स प्रिपेयर किया था तब। वो वाला नोट्स देख के एटलीस्ट मेरे को वो मैं समझ गया चीज़ कैसे होता है। उससे ज़्यादा आपको मटेरियल इसमें नहीं दे सकता, उससे ज़्यादा आपको सॉल्व करना ही है। मेथड्स में मतलब यूनिट 13 में आपको सॉल्व ही करना है, जेनेटिक्स में आपको सॉल्व ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। आप पढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स होते हैं। पॉपुलेशन में भी बहुत-बहुत चीज़ें होता है। आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करके ही कुछ करना है। अगर दिन भर भी आप पढ़ते रहो तो नहीं होगा। तो ये फिर मैंने किया आफ्टर अक्टूबर नहीं कर पाता, हम लोग का पूजा रहता है अक्टूबर में। नवंबर 15 मेरा बर्थडे, नवंबर 15 तक मैंने पढ़ाई नहीं किया। अक्टूबर और नवंबर 15 मतलब 1.5 मंथ्स पूरा बीच में से गायब हो गया प्रिपरेशन से। उसके बाद नवंबर 15 से दिसंबर तक 7-8 यूनिट प्रिपेयर किया मैंने। तब मेरे को सबसे ज्यादा मेहनत लगा। इतना शायद लोगों को ना लगे अगर वो इवन सेमेस्टर में है, मतलब अभी तो उतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते, तो अभी वो कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं। पर मेरे को तो तब बहुत मेहनत किया और यही प्रोसेस में किया, जैसे मैं आपको बोला। उसके ग्रेट। बाद पीवाईक्यूज इज द मेन थिंग। पीवाईक्यूज हाँ, तो मतलब एक बच्चों का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो आई थिंक तुमने भी 10 साल के शायद पीवाईक्यू किए होंगे 10 या से फिर ज्यादा, 10 से ज़्यादा। 10 ओके, ग्रेट। पर वो 10 साल में ही इफेक्टिव होता है। 10 से साल से पीछे अगर आप चले जाओ तो बहुत इजी पेपर रहता था बहुत तब। और बहुत मुझे लगता है एब्सर्ड भी रहता था एट टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चंस और फ्रेमिंग ऑफ हाँ, क्वेश्चंस भी बहुत 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 ज़्यादा होता था जितना मैंने देखा है। ओके। स्पेसिफिक यूनिट ऑफ एंजाइम्स का 3 डेफिनेशन मिला है मेरे को। 3-3 अलग-अलग ईयर में 3-3 चीजें। एक लास्ट डेफिनेशन। ईयर में जो था, मतलब 17-18 में, वो शायद वो अच्छा, वो ठीक था। ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग भी मिलेगा। राइट। ओके रौनक, काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। तुम्हारी बातों से मतलब काफ़ी क्लैरिटी मिली है चीज़ों को लेके। सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जैसे पार्ट ए के लिए तुमने स्पेसिफिकली कोई सोर्सेज फॉलो किए थे या फिर पीवाईक्यू के साथ में तुमने तैयारी की थी? नहीं, पार्ट ए के लिए सोचा तो था कि पीवाईक्यू सब करके जाऊंगा, नहीं हुआ था। ओके। पर जो चीज रहता है पार्ट ए के लिए कि मैथ से कैसे कर लूंगा, उसमें मेरा इनिबिशन नहीं था। मेरे को पसंद है, जैसे बोला था, चैलेंजेस, हर एक टाइप टाइप के चैलेंजेस मेरे को पसंद है। तो पार्ट ए वाज लाइक अ चैलेंज टू मी कि ये कोई आ रहा है, बोल रहा है कि मैथ्स करके दिखाओ, पहले स्टूडेंट, और बहुत लोग डर रहे हैं, तो मैं क्यों डरूं। मेरा हर समय हर चीज एक पर्सनल चैलेंज के लेवल पे आ जाता है और कुछ नहीं रहता है। और ये अगर आ जाता है तो काम इजी हो जाता है। थोड़ा सा ईगो को भी आपको आपको बचा के भी रखना है, क्योंकि ईगो अगर आप आता है कि अच्छा ये तो आरडीटी का क्वेश्चन, ये तो मेरे को करना ही है, करना ही और है। वैसा ईगो लेने से अभी अब गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि तब सेफ खेलना है। पर फिर भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरे को लगा था कि पीवाईक्यूज कर लेंगे, तो पीवाईक्यूज का बुक लिया था, पर नहीं हुआ। ऑनेस्टली पीवाईक्यूज नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिलता है। और मैं तो पूरा अगस्त से पीरियड टिल दिसंबर आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न। राइट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग। सो लैब में सुबह से काम करके घर वापस आने के बाद अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद एप्टीट्यूड नहीं होता है। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है, नहीं होता है। पर एप्टीट्यूड के लिए जो होना चाहिए कि वो क्लास 10, 11, 12 में, 11, 12 भी नहीं लगता है, क्लास 10 तक अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, बेसिक अंदर मैथ्स। रहता है। वो भूलता तो सब है, पर ब्रेन बहुत 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 इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, वो अंदर रहता है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करो तो हो जाता है। मैंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, पर इस समय शायद मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा अपना ब्रेन को हर समय अगर कोई एक्टिव रखता है तो वो ऐसे भी इंटेलिजेंट हो जाता है। एक्टिविटी अगर रहता है ब्रेन में, अच्छा, तो क्वेश्चंस अगर पता भी नहीं है मेथड्स, तो इक्वेशन सॉल्व करके कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ आपको करके मिल मिल जाएगा। जाएगा। इस बार GATE में भी अब एक लॉग का न्यूमेरिकल था। आपको पता ही होगा, एक लॉग का न्यूमेरिकल था बड़ा वाला, मैंने जो देखा शायद नहीं क्लास देखा है पार्ट में। 11, हाँ 11-12 का लेवल का था। ठीक है, वो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, क्योंकि वो पेपर में देखा, अच्छा ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कर लेता हूँ। तो वैसे मेरे अंदर वो कुछ अलग था, मतलब मेरे को अच्छा लगता था, ये चैलेंजेस अच्छा लगता था, इसीलिए हो गया है। और कुछ ग्रेट। कुछ छोटा छोटा चीज, जैसे 11-12 में मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था।
तो तब काइनेमेटिक्स के लिए मैंने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो कभी मेरे को काम नहीं आया, मैं बायोलॉजी में आ गया, वो काम नहीं आया। तो मेरे को हर समय लगता था कि ये पढ़ा अच्छा लगता था पर कोई काम नहीं आ रहा है। पर नेट में एक क्वेश्चन था, काइनेमेटिक्स का एक हाँ। क्वेश्चन था नेट में, तब देख के मेरे को वो आया कि ये ये नॉलेज अभी 5 सालों में नहीं मिला है मेरे को, ये प्रीवियस नॉलेज है। तो ऐसा भी बहुत कुछ रहेगा कि ये तब लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या जरूरत क्या है इसका। पर वो लगता है जब आपको वो 2.5 मार्क्स गेन हो जाता है ना अचानक से, अगर गलत होता तो नेगेटिव होता 0.5, बिल्कुल। और अगर कर भी नहीं पाते तो 2 मार्क्स हो जाता। तो 2.5 जब अचानक से आपको मिल जाता है, तब आपको लगता है कि हाँ, ये सारा चीजें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैंने पार्ट ए उतना प्रैक्टिस नहीं किया, पर मेरे को पता था कि पार्ट ए से मेरे को 5 क्वेश्चन करने ही करने हैं, वो पर मेरा साथ बहुत हुआ। स्कोर बूस्ट करता है, मतलब 100%। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यस। थोड़ा भी इजी एरिया ढूंढ लो और उसको क्वेश्चन को कर पाओगे तो दैट विल बूस्ट योर स्कोर अच्छा खासा। और क्योंकि एक एक नंबर से जहाँ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ 5-10 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर बहुत मायने रखते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बढ़िया बढ़िया रौनक, बहुत बढ़िया। और कुछ चीजें था, जैसे मतलब बहुत सारे एडुकेटर्स रहते हैं यूट्यूब पे, पर मतलब जो फ्री लेक्चर्स होते हैं शायद वो मैं नहीं सुन पाया, वो फोकस भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगा कि बहुत स्ट्रेच्ड किया जाता है वो लेक्चर्स को। मेरे को मतलब मैं बोर्ड हो जाऊंगा लेक्चर्स पढ़ेंगे तो। आपका एक था कि श्योर शॉट सिलेक्शन सीरीज है, उसमें मैं सब्सक्राइब्ड हूँ आपके चैनल से, क्योंकि आपसे ही मेरे को सब अपडेट्स मिलते हैं। पर ये भी सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आता था, जैसे आता है, तब मैं कभी-कभी मतलब अपने आप को जज करने के लिए मैं जाता था कि मेरे को आता है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सबको, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं जाता था और आपका वो श्योर शॉट सिलेक्शन सीरीज से मैं देखता था, ये एक क्वेश्चन है, आप पहले आंसर नहीं बोलते थे। पहले क्वेश्चन मैं पॉज़ करके देख लेता था कि मेरे को ये आता है, और मैं ऑप्शंस कर लेता था, फिर प्ले करता था, फिर आपका वीडियो में देखता था। कभी-कभी गलत हुआ है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में 2-4 तो गलत हुआ ही है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। पर तब आप जो आंसर्स बोलते थे मैं वो नोट कर लेता था, और ये मैक्सिमम नोट चीजें मैं दिमाग में रख लेता था कि अच्छा ये होना है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इनपुट्स है। शायद इसके बाद मतलब उतना कांटेक्ट नहीं रहे, पर चैनल भी देखना नहीं हो, यूट्यूब भी रिकमेंड करना बंद कर दे। पर जो भी हो, ये सब चीजें एक बॉन्ड की जैसा है, ये बहुत हेल्प किया है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। तो आई थिंक हमने सोर्सेज के बारे में बात किया, हमने आपकी जर्नी के बारे में बात किया, हमने आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एस्पिरेंट्स को जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनको डाउट्स होते हैं, पार्ट ए, प्रेपरेशन, कितनी यूनिट्स पढ़नी है, ये सारी चीज़ों को आई थिंक तुमने बहुत ही अच्छे से एकदम डिटेल्ड मैनर में कवर किया है। काफ़ी इंसाइटफुल बातें की है जो मुझे लगता है बच्चे बहुत रिलेट कर पाएंगे इन बातों के साथ में। लास्ट मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ तुमसे कि इज़ देयर एनी पीस ऑफ एडवाइस, इज़ देयर एनीथिंग जो तुम्हें लगता है कि हाँ, मतलब स्ट्रिक्टली बस बच्चों को ये तो फॉलो करना ही करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हों, चाहे वो उन्होंने 2-3 बार दे चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज़ वन थिंग विच यू थिंक कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन में। हाँ, मेरा एक फॉर्मूला है, मैं मन में बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे में मतलब अंदर से मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को नेट ना मिले। मैं चाहता हूँ कि सबको मिले जो ट्राई कर रहे हैं। और ये बहुत लोग चाहते हैं कि दूसरों को ना मिले, मेरे को मिल गया भाई, मैं चले जाता हूँ, और ये अंदर रखता हूँ सीवी में कि मेरे को ही मिला है। पर 3 चीज लगता है। एक लगता है बहुत सारा हार्ड वर्क, एक लगता है इंटेलिजेंस, और एक लगता है आपका कॉन्सेप्ट। इसमें सब लोग बोलेंगे कि सेकंड पॉइंट, ये तो गिफ्टेड है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है। नहीं है गिफ्टेड। अगर आप एक्टिविटी अपना ब्रेन का बढ़ाते, जैसे मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, मेरे को अभी पढ़ना नहीं है। आप इंफोटेनमेंट चैनल, जैसे आप लोगों का चैनल भी, किसी का चैनल, इंफोटेनमेंट चैनल्स में अगर आप टाइम देते, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर जाएगा, और ये ब्रेन हर समय वर्क करेगा। तो दिस विल मेक यू इंटेलिजेंट, इवन इफ यू आर नॉट, अकॉर्डिंग टू एवरीबडी विल टेल यू, इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट। जैसे मेरे को बोलते थे तुम्हारा तो नहीं हो ही जाएगा, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा। वैसे नहीं हुआ था, वैसे जून में नहीं हुआ था। ये बात अंदर, मतलब सिर्फ इंटेलिजेंट होने से भी नहीं होगा।
सिर्फ कॉन्सेप्ट, तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है रौनक, तुम तो वैसे ही निकाल लोगे, नहीं हुआ था मेरा कॉन्सेप्ट से, और वैसे भी विदाउट प्रेप पूरा दिया, दे के मैंने देखा है विदाउट प्रेप अगर आपके पास हो भी एलएस हो जाएगा, नहीं होगा जेआरएफ, ये पॉइंट है। तो ये दो चीज लगेगा, उसके साथ जो हार्ड वर्क लगेगा वो इनह्यूमन है। अगर आप टाइम नहीं, बहुत टाइम वेस्ट करते हो पहले, अगर आप उतना टाइम नहीं वेस्ट करते हो तो इनह्यूमन नहीं लगेगा। ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको मूड में रहना है स्टडीज का। मूड अगर आप चेंज करते रहोगे तो नहीं होगा। और सोशल मीडिया से भी डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअल में होते हैं, पर एडिक्शन सोशल मीडिया का वैसे दो तरह का होता है कि कोई ऐसे ही मोबाइल उठा के ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं, देख भी नहीं रहे। और यही बुक्स के साथ भी होता है कि कोई बुक्स देख भी रहा है पर वो पढ़ नहीं रहा है। ये टाइप का एटीट्यूड से हमें छुटकारा पाना है कि मैं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता था थोड़ा सा टाइम के लिए, जितना मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में जब मोबाइल देखता था उसमें भी जो चीज देखता था वो भी कंसंट्रेशन के साथ देखता था। ये प्रैक्टिस में रहना है कि हर एक समय ब्रेन को इतना एक्टिव रखूं कि मेरा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने के टाइम भी उतना एक्टिव रहे। और हार्ड वर्क तो मैंने दिसंबर महीना तो छोड़ ही देता हूं मैं, तब तो सब लोग रिवाइज कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था इकोलॉजी और ये सब चीजें। मैंने हर रोज, मतलब अगर मैं 8:30-9 बजे पढ़ने बैठता था तो वो सुबह 6 बजे तक तो मैं पढ़ता था, और उसके बाद डिनर करता था, क्योंकि डिनर रिलैक्सेशन था मेरे लिए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को, पर ये मेरे लिए रिलैक्सेशन था कि तब मैं कुछ और देखूंगा, कुछ और करूंगा, कुछ मूवीज देखूंगा, छोटे छोटे स्निपेट्स देखूंगा, जो भी करूंगा मेरा अपना होगा वो। पर तब जब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ तब मेरा पढ़ाई नहीं आएगा, और पढ़ाई जब मैं कर रहा हूँ बीच में खा लेता हूँ फिर करता हूँ, उसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर आपको फिर एक्लिमेटाइज होने के लिए फिर 1 घंटा चला जाएगा। ये मेरा स्ट्रेटेजी था। और हार्ड वर्क तो बहुत, तब तो शायद 18 घंटे में पढ़ता था, इतना पढ़ना नहीं होता है क्योंकि मतलब पहले में बहुत टाइम वेस्ट किया, इसीलिए बाद में उतना पढ़ना पड़ा। पर आपको लेजिटिमेट हर एक दिन में 8 घंटे तो देना है। उसमें 8 घंटे में आप 8 घंटे दे ही नहीं पाओगे, आप उसमें 4 घंटे दे पाओगे क्योंकि आपके पास मोबाइल है, ये सब है। तो ये पकड़ के रखो कि मूड में रहना है, 8 घंटे वीडियो देखना है, ये सब देखना है, करते 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 करते, पर पढ़ाई में सोचना है। और स्ट्रैटेजी अगर नहीं होता है तो एग्जाम नहीं निकलता है। हार्ड वर्क करके जाओ, कॉन्सेप्ट भी है, ये भी है, पर आप सब करके आ गए, 200 मार्क्स अटेम्प्ट करके आ गए तो नहीं होगा। जैसे मेरा एक था कि पार्ट ए से आप 5 करो तो आपका 10 मार्क्स आ जाएगा, पार्ट बी से आप 20 करो, 35 करने होते हैं, 20 करो तो उसमें आ गया आपका 40 और 10 50 हो गया। पार्ट सी में आप 20 करो, करने होते 20 करो, और ब्रैकेट के अंदर दिमाग में रख लो अगर मुझे मिल गया तो मैं 25 कर लूंगा। अगर तुम 25 कर ले तो तुम्हारा मार्क्स हो गया 150, और अगर तुम 20 कर ले तो तुम्हारा मार्क्स 80 हो गया, इधर से और उधर 50 मिला के 130। ये तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगा, 130 भी नहीं मिलेगा, तुम्हें इससे बहुत कम मिलेगा क्योंकि क्योंकि नेगेटिव तुम इससे भी मार्किंग, गलतियां करोगे। बिल्कुल ये 100% अंतर एक्यूरेसी रखना। कोई नहीं रख पाता है, मतलब हाँ, ये लोग। इतना एक्यूरेसी किसी के पास नहीं होता है। पर ये दिमाग के अंदर रख, जैसे मेरा हुआ है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं जैसे मेरा कोई जूनियर आता है कि ये भैया कुछ सॉल्व कर दो, आप तो टॉपर हो, ये सब हो, सॉल्व कर दे। जब मैं देता हूँ कुछ कुछ चीजें, जैसे माइक्रोस्कोपी वाला एक क्वेश्चन था नेट में, वो हर समय में सबको समझा रहा हूँ, पर मैं वो एडमिट कर सकता हूँ मेरा वो गलत गया है नेट में। मेरा वो मैं अभी सोच रहा हूँ आंसर की देख के कि कैसे गलत जा सकता है। इसमें तो मैं बेस्ट हूँ, बायोकेमिस्ट्री में तो मैं अच्छा हूँ। वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस वाला क्वेश्चन में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस करके आया हूँ, कैसे कर सकता हूँ? ये तो नहीं हो सकता, पर ये हुआ है क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना पड़ा, उसके बाद अचानक से इजी क्वेश्चन आ गया। तो मेरा वो स्ट्रेटेजी वाइज, इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन अच्छा बोल रहा है, एनएडी से एनएडीएच, तो मैं ऑर्डर समझ लिया कि एनएडी से एनएडीएच, एनएडीएच से एनएडी, इसीलिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कर दिया उसको ऑर्डर। पर वो क्वेश्चन उसका था ही नहीं, क्वेश्चन था एफएडी या एनएडी, इतना सिंपल क्वेश्चन था। पर ये ईगो में बहुत लगेगा कि अच्छा इसमें तो मैं बेस्ट हूँ, अगर मेरा कुछ उसका खराब हो जाता, टेक्निक्स का खराब हो जाता, ठीक है उतना नहीं होता, पर इसमें बहुत फीलिंग आएगा। पर मैं बोलना चाहता हूँ ये भी आपके अंदर से निकालना है। जैसे सॉल्व करते वक्त भी ईगो नहीं लाना है, यहाँ पर भी नहीं लाना है, क्योंकि देखो आपको मैच जीतना है। आप शायद बचपन से अच्छा स्ट्रेट ड्राइव खेलते आ रहे हो, रौनक मैं पर 1 सेकंड वो स्ट्रेट, करूंगी, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, 1 बजे से क्लास है मेरी, तो ठीक है फटाफट मैम, से समाप्त करते हैं, ठीक है? तो ठीक। हाँ,
You continue now. अगर कोई आदमी बचपन से अच्छा स्टेट ड्राइव खेल रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ल्ड कप भी जीतेगा स्टेट ड्राइव से, नहीं होगा। आप जो अच्छे हैं उसमें आपको नहीं होगा, वही वही आप अच्छा करके आओगे और उसमें से आपको मिल जाएगा सिलेक्शन, वैसा नहीं होता है। तो ये मतलब वो दिमाग के अंदर रखना है। मैंने CBA किया था, जो मेरा स्ट्रेटेजी में नहीं था, मेरा था BCA, पर नहीं हो पाया, ठीक है। पर यही बात है कि उतना होगा कुछ। अब आपको सिलेक्शन पाना है और कुछ नहीं जानना है। जिंदगी में बहुत टाइम है, आप बोल सकते हो कि मेरा इसमें एक्सपर्टीज है, पर एग्जाम के टाइम वो मतलब शायद ना भी हो। अब कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप मार्क्स मिल जाए और इजी में नहीं मिले, ये हो सकता है। और ये 2-4 चीजें ईगो को कंट्रोल करके अगर आप फोकस्ड रहे तो हो जाएगा। ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी। आई थिंक मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो भी सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनको, और जो जो स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो किसी रीज़न से नहीं निकाल पा रहे हैं एग्ज़ाम्स, आई एम श्योर दे विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस इंटरव्यू, और उनको काफ़ी कुछ सीखने और जानने मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि वो उन चीज़ों को अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज भी कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच रौनक फॉर जॉइनिंग विद अस। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जो भी फ्यूचर एंडेवर्स हैं, जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत गुड विशेस, बहुत सारी गुड विशेस। एंड येस, वी वांट टू सी यू सक्सीड इन लाइफ। सो येस, मेनी ब्लेसिंग्स फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। हमारे साथ इतनी अच्छी बात करने के लिए, इतना डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम मैम। ओके रौनक, थैंक यू। इट वाज अ आपको थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। नहीं, नहीं, मतलब इट्स माय प्लेज़र। एंड हमें एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। मतलब नहीं तो बच्चे सिर्फ क्रिस्प बातें करते हैं, तो कभी-कभी ज़रूरी होता है इस तरीके का कन्वर्सेशन भी, जहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने मिले स्टूडेंट्स को। ओके, ओके रौनक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस बेटा। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय-बाय।